नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डरावनी कहानी आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। सबसे पहले तो यही कहूंगा कि घर के किसी एक कोने में बैठ जाइए और ईयरफोन्स को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए और कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें, तभी आपको कहानी का पूरा आनंद आएगा। साथियों, आज की कहानी हमें बिहार के दरभंगा के रहने वाले तेजपाल ने भेजी है। तेजपाल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बाबू का काम करते हैं और ये हादसा उनके साथ बचपन में हुआ था जब वो बहुत छोटे थे, करीब 10-12 साल की उम्र में। इस हादसे में उन्होंने अपने एक छोटे सगे भाई को भी खो दिया था। आज भी वो उसको याद कर करके बहुत भावुक हो जाते हैं और एक दूसरा गहरा सदमा उनको जो लगा था वह यह था कि उनकी माँ आज तक भी उस हादसे को भुला नहीं सकी है और वह मानसिक रूप से पागल हो चुकी है। यही कारण है कि उनकी माँ उनके साथ घर में नहीं रहती बल्कि मेंटल असाइलम में रहती है। तो चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें ताकि आखिर में मैं अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले सकूं। और अगर आपकी भी कोई आपबीती है तो आप बेझिझक मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी ऑडियंस के पास भी आपकी स्टोरी पहुंच सके। तो चलिए अब ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम आज की कहानी को तेजपाल के प्रोस्पेक्टिव से ही सुनते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हादसा हुआ था। नमस्कार साथियों, मैं तेजपाल। आज संडे था तो मैं ऑफिस में नहीं गया और घर पर ही था। मैं अपने हाइनल में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। मेरी पत्नी किचन में हम सब के लिए दोपहर के लिए लंच बना रही थी। मेरा बेटा अपने कमरे में पढ़ रहा था और मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ भुवनेश्वर गए हुए थे। कुछ देर बाद मेरा 16 वर्षीय बेटा अपने कमरे से बाहर आया और हम बातें करने लगे। बातों बातों में उसने मुझसे पूछा कि उसकी दादी यानी कि मेरी माँ क्या कभी घर नहीं आएंगी, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था वो मेंटल असाइलम में थी। ये सुनकर मैं वहीं ठिठक गया और मेरे बचपन में हुई उस डरावनी घटना को याद करने लगा, जिसके बाद से मेरी माँ ने अपना मानसिक संतुलन इस कदर खो दिया कि वो आज तक मेंटल असाइलम में है। और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी आंखों के सामने दोबारा वो पूरे दृश्य तैरने लगे और तब मैंने सोचा कि क्यों ना ये स्टोरी आप सभी के साथ शेयर की जाए। दरअसल ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था। मुझसे छोटा मेरा एक भाई और था जो 7 साल का था। परिवार में मैं, मेरा छोटा भाई रवि, मेरी माँ और पापा थे। रवि मेरी माँ का बहुत लाडला था क्योंकि वो सबसे छोटा जो था। मुझे इससे कभी जलन नहीं हुई क्योंकि मुझे हमेशा से एक भाई ही चाहिए था जो मेरे साथ खेले, वरना अगर बहन होती तो वो गुड़ियाओं के साथ ही खेलती रहती। खैर, हमारा काफ़ी हंसता खेलता परिवार था। छुट्टी वाले दिन वो लोग हमें कहीं घुमाने ज़रूर ले जाते थे, लेकिन उन गर्मी की छुट्टियों में जो हुआ वो मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। क्योंकि 1 महीने की स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए हम दोनों भाई पापा के साथ दादी या नानी के गांव जाने की जिद करने लगे। पापा ने अपने दफ्तर से 1 महीने की छुट्टी ली और फिर हमें बस से लेकर अपने मामा के घर निकल पड़े। उनके मामा बिहार के किसी गांव में रहते हैं जिसका मुझे नाम याद नहीं, क्योंकि मैं एक ही बार वहां गया था। 10-12 घंटे के सफ़र के बाद बस ने हमें गांव की सीमा से बाहर उतारा, लेकिन वहां काफ़ी घोड़े गाड़ी वाले थे, इसीलिए हमें गांव के अंदर जाने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। हम चारों घोड़े गाड़ी पर अपना सामान लादकर गांव के कच्चे रास्ते से होते हुए गांव के अंदर जाने लगे। उस कच्चे रास्ते पर दोनों ओर खेल खलिहान और बाग नजर आ रहे थे। हम लोग शहर से थे और ऐसा प्राकृतिक नज़ारा देखना हमारे लिए पहला अनुभव था, लेकिन वहां एक चीज़ देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं और वो था आम का वो पेड़ जो कि मुझे दूर से ही नजर आ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उस समय जहां दूसरे आमों के पेड़ों पर कच्चे कच्चे एकदम छोटे छोटे आम थे, वहीं उस पेड़ पर एकदम पके हुए रसीले आम लटक रहे थे। वह पूरा ही पेड़ पके हुए आमों से इतना लदा हुआ था कि उसके पत्ते मुश्किल से ही नजर आ रहे थे और सच कहूं
तो वो रसीले आम देखकर मेरा और मेरे भाई का मन ललचाने लगा था, क्योंकि आम हमें बहुत पसंद जो थे। खैर, हम दोनों भाई इस बारे में बातें करते हुए आसपास के मनोरम दृश्य का आनंद लेने लगे। कुछ ही देर में हम चारों गांव के अंदर आ गए। उस गांव में लगभग सारे घर पक्के थे, बस कुछ घर अब भी ऐसे थे जो कच्चे थे। गांव की चौपाल से होते हुए वो बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। हमें वहां आता देखकर आसपास के लोग हमें ही देखे जा रहे थे। खैर, कुछ देर बाद हम लोग एक बड़े से पक्के घर के ठीक सामने आ पहुंचे। उस घर का मेन डोर लकड़ी का था और उस पर 2 कड़ियां लगी हुई थी। वैसे तो उस घर के कपाट खुले थे, लेकिन पापा ने कड़ी खटकाकर पहले आवाज दी कि मामा जी, मामी जी। उनकी आवाज सुनकर मेरे पापा के उम्र का ही एक आदमी बाहर आया और फिर वो और पापा गले मिले और हमें अंदर की ओर ले आए। उस घर में मेरे पापा के मामा, जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग थे, जिन्हें शायद अब ढंग से दिखाई भी नहीं देता था, उनके साथ उनके 3 लड़के, जिनमें से 2 तो मेरे पापा से बड़े थे और एक मेरे पापा से छोटे थे। उनकी पत्नियां और बच्चे थे। यहाँ अच्छी बात यह थी कि यहाँ उनके बच्चे हमारे ही हम उम्र थे, जिनके साथ हम वहाँ खेल सकते थे। अगले दिन से हम सारे बच्चे मिलकर घर से निकल जाते और फिर देर तक खेलते रहते। हम सब खेतों में जाते, कभी कभी बागों में जाकर झूला झूलते। हमारी छुट्टियां अच्छी कट रही थी। एक दिन एक लड़का संदीप, जो हमारे ही साथ खेलता था, वो हमसे बोला कि उसके खेत में मूंगफली लगी है, चलो चलकर उसे निकाल कर खाते हैं। ये सुनकर हम सारे बच्चे उसके खेत की ओर बढ़ गए। उसका खेत देखकर मेरी बाँछें खिल उठी, क्योंकि उसके खेत के ठीक पीछे वहीं एक दूसरा खेत था जिसमें वो आम का पेड़ लगा था, जो हमने रास्ते में देखा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस खेत में कोई फसल लगी हुई नहीं थी, बस ये एक आम का पेड़ ही था। और इस खेत के चारों ओर नुकीली तारें लगाई हुई थी, ताकि कोई भी उस खेत के अंदर न घुस पाए। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि चलो क्यों ना इस खेत में चलकर इसमें से आम तोड़े जाएं। इस पर वे सारे बच्चे डर से गए और मेरा कजिन पवन बोला कि इस खेत के अंदर जाना मना है, क्योंकि वो खेत शापित है। हम बच्चे ही तो थे उस समय, इन सब का हमें खास मतलब पता नहीं था। मैंने एक नज़र उन रसीले आमों को देखा और फिर दोबारा कहा कि ये आम तो कितने टेस्टी लग रहे हैं, एकदम पीले पीले और कुछ कुछ जगह से हल्के लाल भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, जरूर ये अफवाह उड़ाई होगी ताकि कोई इन आमों को ना चुराए। उन बच्चों को मेरी बात सही लगी, इसलिए हम सातों के 7 बच्चे उस खेत की तरफ बढ़ने लगे। उस खेत के पास आकर हमने देखा कि वो पूरा ही खेत चारों तरफ से कांटेदार तार से बंद किया हुआ था। उसके अंदर जाना मुश्किल था। हम सारे बच्चे उस खेत के अंदर जाने की योजना बनाने लगे। तभी संदीप के पापा उस खेत पर आ गए। हमें वहां देखकर उसके पापा ने पूछा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अब हम उन्हें सच तो बता नहीं सकते थे, इसलिए संदीप ने झूठ बोल दिया कि हम यहाँ मूंगफली खाने आए हैं। ये सुनकर उसके पापा ने खेत में से कुछ मूंगफलियां खोदकर हमें दे दी। वो मूंगफली लेकर हम सारे वहां से आ गए, क्योंकि उनके सामने हम उस पीछे वाले खेत में नहीं घुस सकते थे। अब हम सारे बच्चे कैसे भी करके उस खेत में घुसकर वहां के आम खाना चाहते थे, इसीलिए हम सारे इसकी प्लानिंग करने लगे। तभी हमारे कजिन पवन ने कहा कि उसके घर पर एक लोहे की फोल्डिंग सीढ़ियां रखी हुई है, अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो बिना जख्मी हुए उस खेत तक पहुंच सकते हैं। हमने फिर ऐसा ही किया। रातों रात सबके सोने के बाद घर के स्टोर रूम में से वो सीढ़ियां चुराकर घर के बाहर कहीं छिपा दी, ताकि कल आराम से उसे ले जाएं। अगले दिन हम सारे दोस्त चोरी छिपे सबकी नजरों से बचते बचाते उस फोल्डिंग चेयर को लेकर उस खेत की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हमने देखा कि वहां कोई नहीं है, तो हम उस खेत पर सीढ़ी लगाने ही वाले थे कि तभी हमारे दोस्त रवि ने बताया कि संदीप के पापा इसी ओर आ रहे हैं। ये सुनकर हम सारे काफी घबरा गए कि अगर उन्हें हमारे इरादों के बारे में पता चल गया तो हमारी तो बैंड बजना तय है। इसलिए हमने जल्दी से वो फोल्डिंग लेदर उसी मूंगफली के खेत के अंदर छिपा दी। संदीप के पापा ने जब हमें वहां देखा तो पूछा कि आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तब हमने झूठ बोल दिया कि हम यहाँ मूंगफली लेने आए थे। इस पर उसके पिता मुस्कुराते हुए मूंगफली खोदने लगे
और उसके बाद वो मूंगफली हमें दे दी। आपको यहाँ बता दूं कि गांव में लोग अपने खेतों में से थोड़ा बहुत देने में नहीं हिचकते। खैर, वो मूंगफलियां लेकर हम उस खेत से आगे आ गए, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर हम वहां से आम तोड़े कैसे। तब संदीप ने बताया कि उसके पिता दोपहर का खाना खाने घर जाएंगे, तब हम में से 2 लोग अंदर जाकर आम तोड़ लाएंगे। हम सारे इससे राजी हो गए और दोपहर होने का इंतजार करने लगे। दोपहर को जैसे ही उसके पापा घर के लिए निकले, हम सारे उस खेत की तरफ भागे। वहां आकर हमने उस मूंगफली के खेत के अंदर से वो छिपाई हुई सीढ़ी निकाली और फिर उसे उन दोनों खेतों के बीच में लगाकर मैं और संदीप उस खेत के अंदर आ पहुंचे। अंदर आकर हम दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही ऑक्सीजन थोड़ी कम होने लगी, जिससे हमें सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही थी। उस समय गर्मी का समय था, सूरज सिर पर था, लेकिन इस खेत में हमें इस गर्मी में भी हल्की ठंड का आभास हो रहा था। अगले ही पल मुझे मेरा शरीर एकदम भारी भारी सा लगने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। मैं यही सब सोच रहा था कि अचानक संदीप ने घबराते हुए कहा कि इस पेड़ पर से आम अचानक कहाँ गायब हो गए। ये सुनकर मैंने सामने की ओर देखा। वाकई में जहां थोड़ी देर पहले तक हमें ताजे, रसीले और पक्के हुए आम दिख रहे थे, अब उस पेड़ पर कुछ नहीं लगा हुआ था। मैं सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी जब दूर से देख रहे थे तो यहाँ पर काफी सारे रसीले आम लटकते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब अंदर आकर देख रहे तो इस पर कोई आम नहीं लगा हुआ है। हम दोनों हैरानी से इर्द गिर्द देखने लगे कि तभी अचानक हमारी नजर हमारे दोस्तों के ऊपर पड़ी। वे सारे डरे हुए लग रहे थे। तभी संदीप बोला कि ये जगह सही नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। ये बोलकर वो तेजी से वापस भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे आने लगा। मैंने सोचा कि हो सकता है शायद दूर से देखने में हमें वह पत्ते ही आम के जैसे लटकते हुए दिखाई दे रहे हों, इस वजह से हमें भ्रम हो गया हो, और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। थोड़ी ही देर में हम उस सीढ़ी से वापस उस खेत के बाहर आ गए। हम सभी काफी हैरान थे कि ये अभी अचानक से क्या हुआ। हम इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी मेरा कजिन पवन बोला कि शुक्र है कि हमें ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा, इसलिए इस बात को भूल जाते हैं। इतने में ही मेरा कजिन विनोद बोला कि संदीप के पापा यहाँ कभी भी आ सकते हैं, इसलिए फौरन यहाँ से निकलते हैं। हमने वो सीढ़ी बंद की और फिर वहां से जाने ही लगे थे कि तभी दूर से संदीप के पापा आते हुए दिखाई दिए। ये देखकर हम काफी घबरा गए, इसलिए हमने वो सीढ़ी उसी मूंगफली के खेत में छिपा दी, ये सोचकर कि कल फिर यहाँ आकर ये सीढ़ी ले जाएंगे। सीढ़ी छिपाकर हम वापस घर की ओर बढ़ने लगे। अभी हम कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि मेरे शरीर पर से संतुलन ही हट गया। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई रिमोट कंट्रोल खिलौने की तरह कंट्रोल कर रहा हो। मैंने सबको कहा कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। ये बोलकर मैं वहां से चला गया। मेरे कजिन भी मेरे साथ घर ही आ गए, लेकिन यहाँ से अब असली खेल शुरू हुआ था। घर आते ही मैं घूर घूर कर घर के सारे सदस्यों को देखने लगा था, मानो मैं इनमें से किसी को ढूंढ रहा था। अब तक शाम हो चुकी थी और घर में रात के खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वहीं मेरे कजिन की माँ सांझ बत्ती की तैयारी करने लगी, लेकिन जैसे ही वो सांझ बत्ती करने के लिए दिया जलाने लगी तो वो दिया जला ही नहीं। उन्होंने माचिस भी बदली, लेकिन हर बार दिया या तो जलता नहीं या तो जलकर कुछ ही देर में शांत पड़ जाता। ये देखकर उन्होंने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की और फिर वो दिया जलाया। दिया जलाकर पूजा करने के बाद वो भी घर की बाकी औरतों के साथ खाना बनाने में उनकी हेल्प करने लगी। कुछ देर बाद जब मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो मैं फूंक मारकर वो दिया बुझाकर आ गया। मैंने ऐसा क्यों किया, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खैर, रात होते ही उन्होंने पहले हम बच्चों को खाना परोसा, लेकिन ठीक इसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में से कोई बहुत भारी चीज निकल गई हो। अब मैं काफी रिलैक्स्ड था, मेरे शरीर पर कंट्रोल वापस आ गया था, लेकिन ये बात तब मैंने किसी को नहीं बताई। खैर, मैंने इसे नजरअंदाज किया। इसी तरह से सब खाना पीना करके सो गए।
गांव में वैसे भी सब जल्दी ही सोते हैं, इसलिए हम भी जल्दी सोने आ गए। गांव में लाइट कम ही आती है और उस समय गर्मी का समय था, इसीलिए हम सारे कजिन्स आंगन में ही खटिया बिछाकर सो गए थे। मैं, मेरा भाई और हमारे कजिन्स हम सारे साथ में सो रहे थे। हमारे अलावा वहां कोई बड़ा नहीं था कि तभी अचानक देर रात कुछ अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण से मेरी नींद टूटी। मैं ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा तो पाया कि वो आवाज किसी औरत की थी। ज्यादा अंधेरा होने के कारण वातावरण में उस औरत के मंत्रोच्चारण की आवाज गूंज रही थी। मैं इससे काफी डर गया था, क्योंकि मैं था तो 10-11 साल का बच्चा ही, इसलिए मैंने फौरन अपने साथ सो रहे मेरे कजिन्स और भाई को उठाया। उठते ही वो लोग कुछ बोलते, इससे पहले ही मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा कर वो आवाज सुनने के लिए कहा। वहां अंधेरा बहुत था, लेकिन हम सारे भाई आंगन में सो रहे थे और चंद्रमा की धूमिल रोशनी में हम थोड़ा बहुत तो एक दूसरे को देख ही पा रहे थे। मेरे कजिन्स वो आवाज सुनकर काफी घबरा गए। वही मेरा भाई मुझसे लिपट गया। अब ऐसे में किसी ना किसी को तो हिम्मत जुटानी ही थी, इसीलिए मैं हिम्मत जुटाकर बोला कि ये आवाज किसकी हो सकती है। ये सुनकर मेरा कजिन विनोद बोला कि क्या पता भाई, क्या बोलता है, चलकर देखें। हम सारों ने मूक सहमति में अपना सिर हिला दिया और फिर आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। वो आवाज उस घर के रसोई में से आ रही थी। हम सारे बच्चे दबे पांव उस रसोई की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि रसोई का दरवाजा अंदर से बंद है। हम सब जानना चाहते थे कि अंदर आखिर है कौन, ये पता लगाएं तो लगाएं कैसे। यही सोच रहे थे कि तभी अचानक मंत्रोच्चारण की आवाज बंद हो गई। हम सारे एकदम घबरा गए कि शायद अब जो कोई भी है वो बाहर आ जाएगी, और हम उसकी पकड़ में नहीं आना चाहते थे, इसलिए तेजी से अपने अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। कुछ देर बाद रसोई का दरवाजा खुलने की मैंने आवाज सुनी और फिर कुछ कदम अंदर वाले कमरे की तरफ गए। जब उन कदमों के आने की आवाज एकदम ही बंद हो गई, तब मेरा कजिन पवन बोला कि ये सब अभी क्या हुआ। हमारे घर में से कोई औरत आखिर इतनी रात में मंत्रोच्चारण क्यों कर रही थी। इन सब से हम सभी काफी डर गए थे और हमने जैसे तैसे वो रात काटी। सुबह होते ही हमने ये बात हमारे घर के बड़ों को बताई, लेकिन बच्चा समझकर हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। सभी ने यही कहा कि रात को तुम्हें कोई सपना आया होगा और वह सपना तुम्हें सुबह तक याद है, इसीलिए तुम्हें यह सच में लग रहा है। हम सारे बच्चे इतना तो जानते थे कि ये कोई वहम नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी को एक साथ वहम नहीं हो सकता, लेकिन हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए हम भी इसे भूलने की कोशिश करने लगे। ऐसे ही उस दोपहर को हम सारे दोस्त खेल ही रहे थे कि तभी हमें कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। हम सारे उस आवाज की दिशा में भागे तो हमें पता चला कि हमारे घर पर आग लग गई थी। ये सुनकर हम सभी तेजी से घर की ओर भागे। वहां आकर हमने देखा कि हमारे घर के एक कमरे में आग लगी हुई थी और गांव वाले जैसे तैसे उस आग पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। हम सभी वहां आकर अपनी मां को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद हमें घर की सारी महिलाएं एक ओर खड़ी मिली। हम सभी डरकर उनके गले लगते हुए रोने लगे। तभी मैंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ मां। ये सुनकर मां रोते हुए बोली कि पता नहीं बेटा, मैंने तो मंदिर में दिया सुबह जलाया था, अभी पता नहीं कैसे उस कमरे में आग लग गई। हम सारे ये सुनकर एकदम हैरान थे कि आखिर पूरे घर को छोड़कर सिर्फ मंदिर में आग लगी तो लगी कैसे। खैर, कुछ देर की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन तब तक हमारे घर का मंदिर खाक हो चुका था। हम लोग इस बात से काफी परेशान थे कि तभी अचानक शाम को मेरे कजिन विनोद की मां की चीख की आवाज हम सब की कानों में गूंज उठी। हम सब दौड़कर उस आवाज की दिशा में भागे तो पाया कि विनोद की मां सीढ़ियों से नीचे पड़ी हुई थी। इस दौरान उनके सिर के एक हिस्से से हल्का खून भी निकल रहा था। हमारे घर के पुरुष उन्हें फौरन उठाकर अस्पताल की ओर दौड़े। वहां उनका काफी देर तक इलाज चला और फिर पता चला कि वो ऊंचाई से कमर के बल गिरी थी, इसलिए उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और अब वो कुछ दिनों तक बिस्तर पर ही रहेंगी। 2-4 दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन अब उनका सारा समय बिस्तर पर ही गुजरता था। चूंकि वो संयुक्त परिवार था,
इसलिए उनके बिस्तर पर रहने से कोई काम नहीं रुका। अब तक दोबारा सब ठीक होने लगा था कि तभी अचानक देर रात मेरे भाई रवि ने मुझे जगाया। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मुझे वही मंत्रोच्चारण की आवाज़ दोबारा आई। वो आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने हमारे साथ सो रहे हमारे कजिन्स को उठाया। उठते ही उन सब ने भी वो आवाज़ सुनी। उसे सुनकर हम सारे एकदम हैरान रह गए। हम फिर से उठकर उस आवाज़ की दिशा में जाते, लेकिन तभी अचानक वो आवाज़ दोबारा बंद हो गई। ये सुनकर हम सब अपने बिस्तर पर लेट गए। तभी मेरा भाई रवि फुसफुसाते हुए बोला कि भैया, ये आवाज़ किसकी है और ये रात में कौन सा भजन गाती है। अब मैं कुछ बोलता, इतने में ही हमें रसोई का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर हम सारे चुप होकर लेट गए। धीरे धीरे कुछ कदमों की आहट हमारी ओर ही आने लगी। ये सुनकर हम काफ़ी घबरा गए और मुंह पर चादर तानकर सोने का नाटक करने लगे। कुछ ही देर में वो जो कोई भी थी, वो हमारी खटिया के पास से होते हुए पीछे वाले कमरों में से एक को खोलकर उसमें चली गई। हम सारे डर से पसीना पसीना हो चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मेरे एक कजिन पवन ने कहा कि ये कौन है, इसका पता लगाने का एक आइडिया है मेरे पास। मैंने फुसफुसाते हुए पूछा कि लेकिन क्या? वो बोला कि कल हम सारे सोएंगे नहीं, फिर जब ये आएंगी तो हम इनके वो मंत्रोच्चारण करने के समय घर के बड़ों को बुला लेंगे। फिर जब उनके सामने होगा तब वो पकड़ी जाएंगी। हम सभी को उसकी बात सही लगी और फिर हम सारे सोने की कोशिश करने लगे। सुबह होते ही हम घर की हर औरत को शक की निगाह से देख रहे थे। हम सारे रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही हम सारे अपनी अपनी खटिया हमेशा की तरह आंगन में बिछाकर लेट जाते हैं। हम सारे लेटे लेटे बातें करते हुए अपना समय काट रहे थे कि देर रात दोबारा से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर हम सारे चुप होकर सोने का नाटक करने लगे। कुछ देर बाद पीछे के कमरे से निकलकर एक महिला रसोई की तरफ गई। उसने रसोई का दरवाज़ा खोलकर कुछ देर बाद दोबारा मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। ऐसा होते ही हम सारे बच्चे उठे और फिर सभी लोगों के कमरों का दरवाज़ा खटखटाने लगे। जब सब बाहर आए तो उससे पहले कि वो लोग कुछ बोलते, हमने उन्हें दबी आवाज़ में वो मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनने को कहा। वो आवाज़ सुनकर सारे घर वाले एकदम हैरान रह गए और फिर उस आवाज़ की दिशा में रसोई तक आ पहुँचे। वहां पहुंचकर वे सारे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, लेकिन किसी की भी रसोई का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर जैसे तैसे मेरे पापा ने हिम्मत करके रसोई का दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा कि अंदर कौन है। मेरे पापा की आवाज़ सुनकर वो मंत्रोच्चारण करने की आवाज़ें आना बंद हो गई और अब वहाँ एकदम शांति थी। जब काफ़ी देर तक भी अंदर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तब मेरे पापा ने दोबारा आवाज़ दी कि कौन है अंदर, जवाब दो। उनके ऐसा बोलते ही अंदर से कदमों की आवाज़, दरवाजे की ओर आने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर हम सारे अपनी अपनी सांसें थामे एकदम सतर्क हो गए। कुछ देर बाद अंदर का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही अपने सामने हमने मेरे कजिन पवन की माँ को देखा। उन्हें देखकर हम सारे एकदम हैरान रह गए। वहीं उन्हें देखकर पवन के पापा आक्रोशित स्वर में बोले कि विद्या, तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो। उन्हें ऐसे गुस्से में देखकर वो थोड़ा घबरा जाती हैं और बोलती हैं कि वो तो बस रसोई में पानी लेने आई हैं। उनकी बात सुनकर अंकल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि एक तो काला जादू करती हो, ऊपर से झूठ बोलती हो। दरअसल घर में पानी के लिए बाहर आंगन में एक हैंडपंप लगा हुआ था। घर के सब लोग हैंडपंप से ही ताज़ा पानी पीते थे, जबकि रात में पीने के लिए हर कमरे में एक एक मटका रखा हुआ होता है। रसोई में तो पानी होता ही नहीं था और उस समय घर में फ्रिज भी नहीं था। उनके थप्पड़ मारते ही विद्या आंटी अंकल को अजीब तरह से खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगती है। उनकी इस हरकत से उन्हें और गुस्सा आता है और वो उन्हें एक और थप्पड़ जड़ने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन अब की बार थप्पड़ पड़ते ही वो अंकल पर हमला कर देती हैं। वो उनकी गर्दन पकड़ लेती हैं। ये सब देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ। मेरा छोटा भाई भी डर के मारे मुझसे लिपट जाता है।
वहीं घर के बड़े लोग विद्या आंटी की पकड़ से अंकल को आजाद करवाने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर बाद जैसे तैसे वो लोग आंटी से अंकल को छुड़वाते हैं। उन्हें छोड़ते ही विद्या आंटी भयानक ढंग से जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी वो भयानक हंसी किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। विद्या आंटी की भयानक हंसी वातावरण में गूंज रही थी। कुछ देर बाद वे हंसना बंद करके हम सबको घूरने लगती हैं। रसोई के बाहर ही एक मिट्टी का चूल्हा भी बनाया हुआ था, जिसके पास कुछ लकड़ियां भी रखी हुई थी। घर के बड़ों ने उसमें से एक एक लकड़ियां उठा ली और विद्या आंटी की ओर बढ़ने लगे। वहीं ये सब होता देखकर पवन बिलख बिलख कर रो रहा था और बार बार बोल रहा था कि मम्मी आपको क्या हो गया। वहीं उन सबको अपनी ओर ऐसे आता देखकर विद्या आंटी वहां से भागते हुए आंगन में आ जाती है। आंगन में ही एक अमरक का पेड़ लगा हुआ था। विद्या आंटी बड़ी ही फुर्ती के साथ उस पेड़ पर चढ़ जाती है। ऐसा करना किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। अब विद्या आंटी पेड़ पर थी और हम सारे लोग आंगन में खड़े थे। अब अगले ही पल विद्या आंटी उस पेड़ पर उल्टा लटक कर जोर जोर से हंसते हुए बोली, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर हम सारे बच्चे बुरी तरह सिहर उठे। वहीं मेरे पापा और पवन के पापा हिम्मत जुटाकर पेड़ पर चढ़े। उन्हें पेड़ पर चढ़ते समय विद्या आंटी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे और पवन के पापा जैसे तैसे उनको पेड़ से नीचे लाने में सफल हुए। उनके नीचे आते ही सभी घर वालों ने मिलकर उन्हें उसी अमरक के पेड़ से कसकर बांध दिया। बांधे जाने के बाद वे हम सभी बच्चों को फाड़ खाने वाली निगाहों से देखते हुए बोली कि तुम लोगों ने मेरा खेल बिगाड़ा है ना, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अभी हुई इस घटना से हम सारे पहले ही बहुत घबरा चुके थे और अब उससे ज्यादा घबरा गए थे। जैसे तैसे हम सब ने वो रात काटी। विद्या आंटी अब भी उस अमरक के पेड़ से बंधी हुई थी। इस दौरान वो वहां से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। सुबह होते ही मेरी माँ ने हम सबको चाय बनाकर दी। चाय पीते पीते पवन के पापा बोले कि ये विद्या नहीं है, शायद विद्या के ऊपर किसी भूत का साया है। उनकी बातों से सभी बड़ों ने हामी भरी, क्योंकि सच में विद्या आंटी ऐसी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं इतने दिनों से यहाँ रह रहा था और उनका बर्ताव मेरे साथ हमेशा ही अच्छा रहा था। वो हम बच्चों को समय से खाना देती थी और हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी। खैर, इन सभी बातों के बाद सबने मिलकर यही सोचा कि विद्या आंटी को किसी तांत्रिक को दिखाया जाए। दोपहर होते होते घर में एक तांत्रिक आया। ठीक इसी दौरान मेरा शरीर दोबारा से मेरे नियंत्रण से बाहर होने लगा और मैं वहां से चला आया। वहीं विद्या आंटी के ऊपर वे तांत्रिक तरह तरह की क्रियाएं करने लगे। उनमें वो मंत्रोच्चारण करते हुए विद्या आंटी के शरीर पर गर्म गर्म लोहे का सलिया दागते। उनके ऊपर अजीब तरह का धुआं छोड़ा गया और फिर उनके जख्मों पर कुछ सफेद सा पाउडर भी छिड़का गया। ऐसा होते ही विद्या आंटी चीख पड़ती। उनकी चीखें सुनकर हम सब दहल उठे। ये सब कुछ घंटों तक यूं ही चलता रहा। फिर अंत में आंटी बेहोश हो गई। इसी दौरान उस तांत्रिक ने आंटी को एक ताबीज पहनाया और फिर सबसे कहा कि अब आंटी बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्हें कुछ दिन आराम करने दें। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर कब्जा किए हुए थी वो उन्हें छोड़कर जा चुकी है और इस ताबीज की वजह से वो उनके ऊपर दोबारा भी हावी नहीं होगी। हमारे घर वालों ने उनका धन्यवाद कर उन्हें कुछ पैसे दिए और फिर विद्या आंटी को खोलकर कमरे में ले आए। हम सबको लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन फिर हमारी ये गलतफहमी भी दूर हो गई जब हमने देर रात दोबारा उन मंत्रोच्चारण की आवाज सुनी, लेकिन इस बार वो आवाज किसी महिला की ना होकर एक आदमी की थी। ये सब सुनकर हम सारे घबरा गए और फिर दोबारा सभी बड़ों को बुलाया। हम सभी रसोई के पास आए। तभी मेरे पापा ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाते हुए पूछा कि अंदर कौन है। पापा की आवाज सुनकर वह मंत्रोच्चारण बंद हो गए। फिर अगले ही पल पापा दोबारा बोले कि अंदर कौन है, जवाब दो। अब कुछ ही देर में वह दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही हम सब एकदम भौंचक के रह गए, क्योंकि हमारे सामने कोई और नहीं बल्कि पवन के पापा थे। फिर अगले ही पल उन्होंने गुस्से में मेरे पापा को एक जोरदार थप्पड़ मारा।
जिससे मेरे पापा एक ओर जा गिरे थे। अब विनोद के पापा बीच बचाव में आगे आए, लेकिन पवन के पापा ने उनकी गर्दन दबोच ली। लेकिन फिर सभी लोगों ने मिलकर जैसे तैसे उन्हें काबू करके एक कुर्सी से जबरन बांध दिया। जैसे तैसे हम सब ने वो रात काटी। इस दौरान पवन का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि पहले उसकी माँ ऐसी हरकतें कर रही थी और अब उसके पापा। हम सब मिलकर उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। सुबह होते ही उस तांत्रिक को दोबारा बुलाया गया। उसने फिर से कुछ तंत्र क्रियाएं शुरू की और उसमें उन्हें वैसे ही गर्म गर्म सलिए से दागा जैसे कि विद्या आंटी को, और उन्हें विद्या आंटी जैसे ही यातनाएं दी गई। कुछ देर बाद जब अंकल एकदम निढाल हो गए, तब कुछ मंत्रोच्चारण कर ये क्रिया संपन्न हुई और उन्हें ताबीज बांध दिया गया। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस तांत्रिक के यहाँ आने से ठीक पहले मेरा दोबारा मेरे शरीर पर से नियंत्रण हट गया था और मैं वहां से चला गया। खैर, अंकल को भी कुछ दिनों तक आराम करने दिया गया। सारा काम घर के बाकी लोग मिलकर देख रहे थे, लेकिन इन सब से मेरी माँ काफी घबरा गई थी और वो बार बार वापस जाने को बोलती थी। लेकिन मेरे पापा ने उनकी एक ना सुनी और हम अब भी वहीं थे। घर में ये जो कुछ भी हो रहा था, उससे हम बच्चे भी काफी घबरा गए थे। इसीलिए अब हमें बाहर सोने नहीं दिया गया। हमारे लिए एक कमरे में कुछ खटिया बिछा दी गई और अब हम रात में वहीं सोते थे। कमरे में पानी का मटका रखा हुआ था, इसलिए हमें रात में उठकर बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। बस एक आध बार हम बाथरूम जाने के लिए उठते थे, वो भी हम सारे बच्चे साथ में ही जाते थे। अब एक दो दिन तो ऐसे ही आराम से कटे, लेकिन फिर हमें रात में बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। हमारा कमरा रसोई के ठीक सामने वाला ही था, इसलिए हमें इतनी रात में भी वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी और हम सभी उस समय जाग भी रहे थे, इसीलिए भी हमारा ध्यान उस आवाज पर गया। कुछ देर बाद हमने रसोई का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और उसके कुछ देर बाद वहां से दोबारा किसी पुरुष की आवाज में मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी। हम सभी बच्चे काफी घबरा गए थे। हम दरवाजा खोलकर बाहर भी नहीं जा सकते थे कि कहीं उसकी पकड़ में आ गए तो हमारा क्या हाल होगा, इसलिए हम चुपचाप वहीं रहे। लगभग आधे घंटे बाद वह मंत्रोच्चारण की आवाजें बंद हुई और फिर वो जो कोई भी था वो वापस अपने कमरे में चला गया। मेरा छोटा भाई रवि इन सब से काफी घबरा गया था और सुबह तक उसे तेज बुखार लग गया था। सुबह होते ही हमने सबको ये बात बताई कि हमें वो आवाज दोबारा आई और वही सुनकर रवि को बुखार लग गया है। हमारी माँ, जो पहले ही काफी घबराई हुई थी, वो और ज्यादा घबरा गई। ऊपर से रवि की ऐसी हालत देखकर वो पापा से लड़ बैठी कि आज अगर पापा माँ की बात मानकर यहाँ से चले गए होते तो रवि की ये हालत ना होती। इस पर मेरे पापा ने उन्हें समझाया कि वो जो कुछ भी है हमारे पीछे हमारे घर तक भी आ ही सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं आज ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लूंगा। इसके बाद घर के सारे बड़े दोबारा उसी तांत्रिक के पास गए ताकि वो कोई तंत्र मंत्र कर हम सभी के लिए वैसा ही ताबीज बना दे जैसा कि विद्या आंटी और उनके पति को दिया गया था। लेकिन जैसे ही सब उनके घर पर पहुंचे तो पता चला कि वो तांत्रिक तो कुछ जरूरी काम से शहर गया हुआ है और अब वो 8-10 दिन बाद ही आएंगे। थक हार कर वे सारे वापस घर आ गए और अब आगे क्या करना है उस बारे में सलाह मशवरा करने लगे। अब उस समय मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर इतना सब होने के बावजूद मेरे पापा वहां क्यों रह रहे थे। खैर, दोपहर को माँ आज पूरे दिन रवि के पास थी और अब तक विद्या आंटी लगभग ठीक थी, इसलिए वो और कविता आंटी मिलकर घर के सारे कामकाज निपटा रहे थे। घर के सारे बड़ों ने एक योजना बनाई कि आज रात सभी लोग अपने अपने कमरों में जागेंगे और जैसे ही कोई आवाज आएगी उसे पकड़ लेंगे। हम सभी बच्चों को विद्या आंटी वाला कमरा दे दिया गया ताकि हम उसमें आराम से सो पाएं। खैर, रात हुई और रात से वापस सुबह हुई, लेकिन आज रात कोई भी मंत्रोच्चारण करने बाहर नहीं निकला। सबने फिर अगले दिन भी जागकर उसका इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि वो जो कोई भी था हम में से ही एक था और उसे इन सब की भनक लग चुकी थी, इसलिए वो क्यों ही आता। अब जब घर वालों ने देखा कि इसका कोई फायदा नहीं है तो वे लोग किसी दूसरे तांत्रिक को ढूंढने लगे। इसके लिए पवन के पापा ने बताया
कि यहाँ से कुछ कोस दूर एक गांव है खेंदा। वहां पर एक तांत्रिक रहता है और सुनने में आया है कि वो बहुत शक्तिशाली है। ये सुनकर सभी घर वालों ने उन्हें उस तांत्रिक को यहाँ लेकर आने को कहा। अब तक शाम होने वाली थी, लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा पाने की हम सभी को जल्दी थी, इसीलिए वो उसी समय अपने खाने पीने का कुछ सामान बांधकर खेंदा गांव के लिए निकल पड़े। आज की रात हम सभी को सख्त हिदायत दी गई कि सभी लोग अपने कमरे में ही रहेंगे और सुबह होने से पहले नहीं निकलेंगे। हम सभी ने ऐसा ही किया। रात होते ही हम सभी अपने अपने कमरों में आकर दरवाजा लगाकर सो गए। इस दौरान रवि काफी घबराया हुआ था और वो माँ पापा के साथ ही सो रहा था। देर रात हमारे कमरे का दरवाजा किसी ने बुरी तरह पीटा। उस आवाज को सुनकर हम सभी बुरी तरह से घबरा गए। इतने में ही किसी ने दोबारा दरवाजा पीटा। हम सभी थे तो बच्चे ही इसलिए रोने लगे, लेकिन फिर अगले ही पल हमें दोबारा दरवाजा पीटने की आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज हमारे बगल वाले कमरे में से आ रही थी। हम सभी अपना रोना बंद करके अब ये सब ध्यान से सुनने लगे। कुछ देर बाद वो जो कोई भी था किसी दूसरे कमरे के पास आकर वहां का दरवाजा खटखटाने लगा। फिर वह एक बेहद डरावनी आवाज में बोला कि मुझे पकड़ना चाहते थे ना, लो पकड़ो मुझे, खोलो दरवाजा। और फिर वो दोबारा हमारा दरवाजा पीटने लगा। हम सभी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। ये सब लगभग आधे घंटे तक चलता रहा, लेकिन किसी ने भी उस रात दरवाजा नहीं खोला। फिर उस शख्स ने वहीं खड़े खड़े भयानक मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। फिर लगभग आधे घंटे बाद वह जो कोई भी था वहां से चला गया, लेकिन फिर भी हम में से किसी की भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता, लेकिन उस रात ये सब जो हुआ उसके बाद डर से मेरा बाथरूम निकल गया था। अब आप में से कई लोगों को इस पर हंसी आएगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। खैर, उस रात हमें नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही जब सबने अपने अपने कमरों का दरवाज़ा खोल लिया, तब हम अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए और रोते हुए अपने अपने माता पिता से लिपट गए। कल रात जो हुआ उसके बाद सभी के दिल में एक डर बैठ गया था, इसलिए मेरी माँ ने अपना सामान बांधा और हमें लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगी। लेकिन पापा ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अंकल आज उस तांत्रिक को ले आएंगे, उसके बाद हम सभी कल परसों में निकल जाएंगे, और वैसे भी रवि को बुखार है इसलिए वो सफ़र नहीं कर पाएगा। पापा की बात सुनकर माँ रुक गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि रवि के ठीक होते ही वो निकल जाएंगी। वो इन सब के चक्कर में अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इसके लिए पापा मान गए, क्योंकि अब उन्हें भी थोड़ा डर लगने लगा था। उसी शाम हम सभी आंगन में खेल रहे थे। घर की औरतें खाने की तैयारी कर रही थीं। रवि अब लगभग ठीक था, इसलिए वो भी हमारे साथ खेल रहा था। इसी बीच संदीप के पापा वहां आए और विनोद के पापा से बोले कि आज जब वो खेत पर थे तब उन्हें खेत के अंदर एक सीढ़ी मिली। इसके ऊपर आपका नाम लिखा था, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। जैसे ही वो सीढ़ी उन्होंने देखी तो वो पहचान गए कि हाँ, ये तो उन्हीं के घर की सीढ़ी है जो उन्होंने कुछ समय पहले खरीदी थी, ताकि दिवाली पर घर में पेंट आराम से हो पाए। लेकिन सवाल ये था कि ये सीढ़ी संदीप के पापा के खेत पर कैसे आई। विनोद के पापा ने अपना शक दूर करने के लिए स्टोर रूम में वो सीढ़ी खोजी, लेकिन वो वहां थी ही नहीं। तभी संदीप के पापा बोले कि कुछ दिनों पहले हम सारे बच्चे उनके खेत पर आए थे मूंगफली खाने के लिए, कहीं वो तो नहीं लाए। ये सुनकर उनका माथा ठनका और उन्होंने हमें बुलाया और हमसे इस बारे में पूछा। हम सब काफी घबरा गए और बातें बनाने लगे। हमारी बातों से उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने विनोद को एक थप्पड़ मार दिया और पूछा कि बताओ आखिर ये सीढ़ी वहां कैसे पहुंची। हम बच्चे ही थे, झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, इसीलिए मार के डर से हमने सब उगल दिया कि कैसे उस खेत पर लगे आम खाने के लिए हमने वो सीढ़ी चुराई। और जैसे ही हम उस खेत के अंदर घुसे तो उस पेड़ पर लगे हुए आम गायब हो गए। हमारी बात सुनकर हमारे पापा के मामा जी जो वहीं पर बैठे थे, उन्होंने अपना माथा पीट लिया और बोले कि बेवकूफ़ बच्चों, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने क्या कर डाला। हम सब हैरान थे, क्योंकि हम सिर्फ खेत में ही घुसे थे, उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया था।
शोर शराबा सुनकर अब तक घर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। तभी मेरे पापा के मामा बोले कि सब मेरी बात सुनो, अब जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं उस पर शायद तुम लोगों को भरोसा ना हो, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। उसका सबूत है हमारे घर में होने वाली ये घटनाएं। तब मेरे पापा हैरानी से बोले कि मामा जी, आप बात को गोल गोल घुमाना बंद करो और सीधे सीधे बोलो कि बात क्या है और आखिर क्यों इन बच्चों को ऐसे डांटा पीटा जा रहा है। तब उन्होंने बताया कि ये बात असल में आज से लगभग 80 साल पहले की है। तब हमारे गांव में ऐसी कोई घटना नहीं होती थी, हम सब यहाँ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन हमारे गांव में एक बच्चे का सिर कटा शव मिला। उस बच्चे का सिर और धड़ एक ही जगह पर पड़े हुए मिले थे। उसके सिर पर लाल सिंदूर से टीका लगाया हुआ था, गले में गेंदे के फूलों की माला थी। उस बच्चे की लाश देखकर साफ पता चल रहा था कि शायद इसके ऊपर तंत्र मंत्र कर इसकी बलि दी गई होगी। ये सब देखकर सभी लोग काफी घबरा गए और सभी ने अपने बच्चों को देर शाम तक बाहर रहने से मना किया। 1 महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन दोबारा एक बच्चे का सिर कटा शव मिला, वो भी ठीक वैसी ही हालत में। गांव वाले अब काफी परेशान हो चुके थे। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हत्यारा हर महीने गांव के किसी न किसी बच्चे की बलि देता और हम गांव वाले सिवाय अफसोस के कुछ न कर पाते। थक हार कर कई गांव वाले गांव छोड़कर शहरों में जाकर बस गए कि कम से कम उनके बच्चे यहां सुरक्षित तो रहेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ये सिलसिला पूरे 2.5 साल तक चलता रहा। इस दौरान उस हत्यारे ने लगभग 28 बच्चों की ऐसे निर्मम तरीके से बलि दी। एक रात मेरे पिताजी खेतों में फसलों की रखवाली करने गए थे कि तभी उन्हें अपने खेतों से दूर कुछ रोशनी दिखाई दी। उन्हें लगा कि हो सकता है कि कोई अपने खेतों की रखवाली करने आया हो। ये सोचकर मेरे पिताजी हुक्का पीकर वहीं सो गए। फिर देर रात एक बच्चे की चीख से उनकी आंखें खुली। मेरे पिता आसपास देखने लगे कि तभी उन्होंने ध्यान दिया कि वो आवाज तो उसी खेत में से आ रही थी जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। हमारे खेत के आसपास कुछ लोग और भी थे जो अपनी अपनी फसलों की रखवाली करने रात में वहीं ठहरे हुए थे। मेरे पिताजी ने सबको अपने साथ लिया और फिर हाथों में लठ थामे उस खेत की ओर बढ़ने लगे। उस खेत में लंबी लंबी पकी फसल खड़ी थी। उन सब ने जब ध्यान दिया तो उन्हें याद आया कि ये खेत तो घनश्याम का था। सभी लोगों ने उस बच्चे की चीखने की आवाज सुनी थी, इसलिए ये वहम तो नहीं हो सकता था। इसीलिए वे सब बिना समय गंवाए उस खेत में बढ़ गए। उसके अंदर आते ही उन्होंने देखा कि उस खेत के बीचों बीच एकदम समतल जगह बनी हुई थी। उस समतल जगह पर कुछ लकड़ियां जल रही थी। उन लकड़ियों के पास ही कुछ तंत्र क्रियाओं का सामान रखा हुआ था। इसी के साथ ही वहां एक लगभग 10-11 वर्षीय बच्चे का सिर कटा शव पहले वाले बच्चों की तरह हालत में पड़ा हुआ था। ये सब देखकर गांव वालों को पता चल चुका था कि ये सब घनश्याम का किया धरा है। वो इस बच्चे की बलि देकर खेतों के पीछे से होता हुआ यहां से भाग निकला था। वे सब बिना समय गंवाए घनश्याम के घर की ओर निकल गए। रास्ते में वे सभी गांव वालों को इत्तेला करते गए। अब आधी रात में ही सारा गांव जागकर घनश्याम को ढूंढ रहा था। सभी गांव वाले उसके खून के प्यासे हो चुके थे। घनश्याम स्थिति की गंभीरता को समझ गया था, इसलिए वह अपने घर जा ही रहा था कि तभी उसे दूर से उसके घर पर कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। इसलिए वह घर नहीं गया, बल्कि गांव में ही कहीं छिपकर बैठा था। वो जल्द से जल्द गांव छोड़ने की फिराक में था, लेकिन सुबह होने से पहले ये संभव नहीं था, क्योंकि मुख्य सड़क यहाँ से बहुत दूर थी और वहां तक जाने वाले सभी रास्तों को कुछ गांव वालों ने घेर रखा था। घनश्याम को पता चल गया था कि आज तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन अगर उसने कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो शायद बच सकता है। इसलिए वो सबसे छिपते छिपाते पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। अभी वो कुछ दूर गया ही होगा कि अचानक उसे कुछ गांव वालों ने देख लिया और फिर उसे पकड़कर सबके पास ले आए। सबने उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब उसने बताया कि वो एक तरह की सिद्धि हासिल करना चाहता है और इसके लिए उसे अमावस्या की रात विधिपूर्वक एक बच्चे की बलि देनी होगी।
लगभग 100 बच्चों की बलि के बाद उसे वो सिद्धि मिल जाएगी और वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। उसकी बात सुनकर सारे गांव वाले हैरान थे, क्योंकि उसके बेटे की भी ऐसे ही बलि देकर हत्या हुई थी, तो इसका मतलब वो बलि भी उसने ही दी थी। उसने कहा कि हाँ, वो बलि भी उसने दी थी, क्योंकि उस दिन अमावस्या थी और अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं मिला था, और अगर उस दिन बलि नहीं देता तो अगले अमावस्या तक उसे दोबारा इंतजार करना पड़ता। ये सुनकर सभी को उससे घृणा होने लगी थी कि जहां सब लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपने पागलपन में अपने ही बच्चों की इतनी बेरहमी से हत्या करने से भी नहीं चूकते। फिर सरपंच जी ने पूछा कि आखिर वो बलि कहाँ देता था। तब उसने बताया कि उसने खेतों के बीचों बीच की जगह समतल बनाई हुई है, जहां पर उसके अलावा कोई नहीं जाता था और किसी को कभी शक भी नहीं हुआ कि वहां ऐसा कुछ चल रहा होगा। फिर बच्चों की बलि देकर सुबह होने से ठीक पहले वो उनके शवों को गांव में कहीं भी फेंक आता था। वे सभी उसे उसके कुकृत्य के लिए दंड देना चाहते थे, क्योंकि अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो छूट सकता था, या उसे सिर्फ उम्र कैद होती और फिर छूटकर वो वापस ये सब शुरू कर देता। इसलिए गांव वालों ने एक खौफनाक कदम उठाया। सब गांव वाले उसे पकड़कर उसके खेतों में लेकर गए। वहां उन्होंने उसे बांधकर उसके खेत समेत आग लगा दी। उसके चीखों की आवाज उस रात के सन्नाटे में गूंज उठी। उस दिन सबको यही लगा कि सबने घनश्याम को खत्म कर दिया है, लेकिन यहां स्थिति और ज्यादा भयानक हो गई थी, क्योंकि घनश्याम को मुक्ति नहीं मिली थी, बल्कि अब वो एक शक्तिशाली प्रेत बन चुका था। उसके खेत में अब गांव के बच्चों को आम के पेड़ पर रसीले लटकते हुए आम दिखाई देने लगे। गांव के बच्चे उन फलों को तोड़ने के लिए उस खेत में घुसते, और जैसे ही वो उस खेत में घुसते, घनश्याम का प्रेत उनमें से एक बच्चे पर हावी हो जाता और फिर वो उनके साथ घर चला आता। बच्चों के ऊपर घनश्याम ज्यादा देर तक हावी नहीं हो सकता था, इसीलिए घर आते ही वो किसी बड़े के ऊपर हावी हो जाता था। अब चूंकि सभी गांव वालों ने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी थी, इसलिए वो सभी का दुश्मन बन चुका था। वो सबको सताता। यहां घनश्याम उन सभी बच्चों में उसी के परिवार को निशाना बनाता था जिनके परिवार में ज्यादा लोग होते थे। सबको सताने के बाद अमावस्या वाले दिन वो घर में से किसी एक के शरीर पर हावी होकर घर के किसी बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने खेत पर ले जाता और फिर विधिपूर्वक उस बच्चे की वहां बलि चढ़ाकर वापस उसके शरीर को छोड़ देता। बच्चों के शव को वहां देखकर गांव वाले उसे वहां से ले जाते, लेकिन ये घटनाएं अब हर महीने होने लगी थीं। गांव के सारे लोग इससे परेशान हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाकर इसका समाधान करवाना चाहा। तांत्रिक ने सब कुछ किया, लेकिन घनश्याम का प्रेत इतनी बलियां देकर अत्यंत शक्तिशाली प्रेत बन चुका था। इसलिए इसका समाधान उस तांत्रिक ने बताया कि ये प्रेत इस खेत से बंधा हुआ है और ये तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक कि इसे कोई अपने साथ ना लेकर आए, और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये तरह तरह के प्रलोभन देगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो मानसिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते, जैसे कि औरतें और बच्चे। अब औरतें तो फिर भी नहीं जाएंगी क्योंकि वो समझदार है, लेकिन बच्चों को इतना बोध नहीं होता। इसलिए घनश्याम का प्रेत आम के पेड़ पर मायावी रसीले आम लटकाकर बच्चों को लालायित करता है कि वो फल खाने के लालच में इस खेत में आए। फिर तभी उनके खेत में घुसते ही घनश्याम का प्रेत उनमें से एक बच्चे पर हावी हो जाता है और उसके साथ उसके घर आ जाता है। इसलिए कोशिश करना कि इस खेत के अंदर कोई न जाए। उसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर उस खेत के चारों ओर कांटेदार तार लगा दी, ताकि कोई भी उस खेत के अंदर ना जा पाए। ये बात सुनकर हम सारे एकदम घबरा गए। तभी संदीप के पापा बोले कि काका, अब जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़िए, अब आगे का सोचिए, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और वो प्रेत आज ही आपके घर में से किसी की बलि देगा। ये सुनकर हम सभी डर के मारे अपने अपने माता पिता से चिपक गए, क्योंकि मौत हमारे सिर पर थी। तब घर के सभी लोगों ने फैसला किया कि आज रात सभी मिलकर पहरा देंगे। इसलिए खाना वाना खाकर सभी बाहर आंगन में पहरा देने लगे।
देर रात एक शोर से मेरी नींद खुली। मेरा सिर दर्द हो रहा था। मैं और मेरे कजिन जैसे तैसे उठकर बाहर आए तो पता चला कि मेरा भाई रवि गायब है। ये सुनकर मेरी जान मुंह को आ चुकी थी। मैं पूरे घर में अपने भाई को ढूंढने लगा, लेकिन वो यहां होता तब तो मिलता। लेकिन इसी दौरान मैंने देखा कि न सिर्फ रवि गायब है, बल्कि मेरी मां भी वहां कहीं नहीं है। ये देखकर सभी लोग परेशान हो उठे और बिना वक्त गंवाए घनश्याम के खेत की ओर बढ़ गए, क्योंकि वो बच्चों की बलि वहीं चढ़ाता था। हम सभी तेजी से वहां जा रहे थे। तभी मैंने विनोद के पापा को बोलते हुए सुना कि पता नहीं मेरी मां ने सबके खाने में क्या मिलाया था कि पहरा देते समय सबको नींद ही आ गई और वो बड़ी आसानी से रवि को लेकर निकल गई। अब कहीं कोई बड़ी गड़बड़ ना हो गई हो। मैं पीछे पीछे आते हुए सब सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका में जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं निरंतर भगवान से प्रार्थना किए जा रहा था कि मेरे भाई को कुछ ना हुआ हो। लगभग 15 मिनट बाद हम उस खेत में आ पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमने देखा कि रवि की सिरकटी लाश वहीं जमीन पर पड़ी थी और मेरी मां रवि के कटे शव में से निकलते खून को एक कटोरी में भरकर उसे सामने जलती उस आग में डाल रही थी। इस दौरान उनके ऊपर भी रवि का खून लगा हुआ था। कुछ देर बाद मेरी मां भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए हमें देखते हुए बोली कि मेरा काम पूरा हो चुका है और अब मैं इस औरत के शरीर को छोड़ रहा हूं। उनके ऐसा बोलते ही उनमें से एक काला साया निकलकर धरती में जा घुसा। ऐसा होते ही मेरी मां बेहोश हो गई। हमारे आने में बहुत देर हो चुकी थी। मेरा भाई हमें छोड़कर जा चुका था और उसकी हत्या अनजाने में मेरी मां के हाथों हो चुकी थी। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। होश में आते ही उन्होंने जब अपने सामने रवि को इस अवस्था में देखा और अपने हाथों और शरीर पर खून के छींटे देखे तो उन्हें समझने में देर न लगी कि उन्होंने क्या कर डाला। उन सब के बाद मेरी मां का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उसके बाद हम अपनी मां को लेकर के घर पर आ गए। काफी सारे डॉक्टर्स से उनका इलाज करवाया, लेकिन उनके दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ और वो ठीक नहीं हो पाई और वो तब से मेंटल असाइलम में हैं। हालांकि मैं आज भी नहीं जानता कि उस जगह का क्या हुआ। गांव वालों ने किसी तांत्रिक को बुलवाकर उस जगह को सही करवाया या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि अगर घनश्याम का प्रेत आज भी उस जगह पर भटक रहा है और अगर उसने कभी 100 बलियां दे डाली तब उसके पास कितनी ताकत होगी। खैर, इस बारे में मुझे कोई अंदाजा तो नहीं है, लेकिन अगर फिर कभी जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है कि मुझे दोबारा उस जगह पर जाने का मौका मिले तो मैं उस सच्चाई को भी जानने की कोशिश जरूर करूंगा कि आज वहां पर क्या हो रहा है और तब आपके सामने वो भी शेयर करूंगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये कब होगा। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब आप मुझसे बार बार अभी ये मत कहना कि इसका सेकंड पार्ट कब लेकर आओगे, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि तेजपाल जी कब हमें आगे की स्टोरी बताएंगे। खैर, तब तक आप भी इंतजार कीजिए और मैं भी इंतजार करता हूं। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बता दीजिए, और मैं जानता हूं कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे आखिर तक स्टोरी को सुनते हैं। तो अगर आप आखिर तक स्टोरी को सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी, और तब मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी आखिर तक सुनी है और आपका नाम अगली स्टोरी में ज़रूर लूंगा। और साथियों, मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा ममता सहाय का, जिन्होंने आपके लिए यह पूरी स्टोरी तैयार की है। अब चलिए हम अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले लेते हैं। सलीम अब्बास, सीतापुर। सपना प्रजापति, कानपुर। नरेश कुमार, मधुबनी। मुमताज़ बिहार। उर्मिला यादव, मध्य प्रदेश। मुमताज़ बिहार। नदीम सांगानेर। फातिमा खान, बंबई। जग्गू दादा ठाकुर, राजस्थान। प्रीति सेनमा, गुजरात। उमाशंकर, दिल्ली। सेजल, गुजरात। राम कुमार, पंजाब। सतेंद्र जाटव। कृष्णा सरोज, मुंबई। नेहा, वेस्ट बंगाल। अभय कुमार, बंबई। राहुल कन्नौजिया, यूपी। सुकून मोहन नागर, नंदन, समस्तीपुर। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले स्टोरी पर।